हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमारी अगली सीरीज़ है जो उस सीरीज़ में आज हम अगला टॉपिक करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, जितनी भी कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाली बॉडीज आती हैं उनमें इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ना है हमें। बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 टाइप के चार्ज डेंसिटीज़ जो हम यूज़ करेंगे इसमें उसके बारे में इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। देखिए, लैम्डा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो उस हिसाब से यूनिट क्या बन जाएगी? कूलम पर मीटर। बच्चों, लैम्डा कब यूज़ करते हैं? जब किसी चार्ज बॉडी पर हमें ऐसा लगे कि भाई लीनियरली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पास एक ही डायमेंशन है। जैसे मान लीजिए थिन रोड, कोई रोड है अगर हमारे पास मास m की, लेंथ l की, तो उस पर अगर हम चार्ज अप्लाई करते हैं तो वो सारा चार्ज लेंथ के अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए हम वहाँ पर लैम्डा का यूज़ करेंगे। कूलम पर मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी। बच्चों, ऐसे ही मान लीजिए कोई दूसरे टाइप की बॉडी है जिसमें इनफाइनाइट शीट है या कोई फाइनाइट शीट है हमारे पास। अगर आप एक शीट पर चार्ज अप्लाई करते हैं तो आपको इस टाइप की डेंसिटी का यूज़ करना होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं। यहाँ पर लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पर एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसलिए फॉर्मूला है टोटल चार्ज बाय टोटल एरिया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। सिमिलर बेसिस पे देखिए लेंथ, फिर उसके बाद एरिया, अब आ जाएगी वॉल्यूम। अब आप देखो यहाँ पर वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो, इसमें क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल वॉल्यूम। इसका यूज़ कब करते हैं? जब भी कभी 3D बॉडीज़ में हमें ऐसा दिखाई दे कि जो चार्ज अप्लाई किया गया बॉडी पर वो उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर वहाँ पर रो का यूज़ करेंगे। इसका SI यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक है, आप नोट कर लीजिए ये डेंसिटीज, पॉज करिए यहाँ और इसे नोट कर दीजिए। आइए इसमें मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड फाइनाइट रोड। फाइनाइट रोड है, ठीक है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है हमने। मान लीजिए ये कोई एक चार्ज्ड रोड है और यहाँ से d डिस्टेंस पर ये एक पॉइंट है। रोड का जो अपर एंड है, मान लीजिए कि वो θ1 एंगल बना रहा है पॉइंट पर, और रोड का जो बॉटम एंड है वो θ2 एंगल बना रहा है। आप देख रहे हैं ये θ2 लिखा हुआ है, ये पॉइंट है और ये रोड है। रोड पर सारा चार्ज ऐसे पॉजिटिव चार्ज मान लीजिए हमने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। और इस रोड के बारे में आपको लैम्डा दे रखा है, लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब समझ रहे हैं ना, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। ये रोड है, ये पॉइंट है, फाइनाइट रोड है। θ1 एंगल अपर एंड का बन रहा है पॉइंट पर, θ2 बॉटम एंड का पॉइंट पर एंगल बन रहा है। हमसे क्या पूछा है? इस पॉइंट पर ई नेट पूछा है बच्चों। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें इस पॉइंट पर फाइंड आउट करना है तो अब हम कैसे करेंगे ये फाइंड आउट? देखिए, ये सारे क्वेश्चंस में जितने भी ये कॉन्टिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड वाली बॉडीज हैं, इनके क्वेश्चंस करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना होता है। आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इंटीग्रेशन का यूज़ करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक एलिमेंट कंसीडर करना है। कंसीडर एन एलिमेंट, या फिर आप कह लीजिए ए स्मॉल एलिमेंट। इंटीग्रेशन का यूज़ करने के लिए तो ऐसे ही करेंगे। आ जाइए, मान लीजिए इस पॉइंट तक जाने के लिए हमने इस टाइप से थीटा पर जाकर डी थीटा का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट कंसीडर कर लिया है। और अगर मैं उस एलिमेंट की स्पेसिफिकेशन यहाँ से बताऊँ तो y पे जाके y डिस्टेंस पे जाके dy लेंथ का एक स्मॉल एलिमेंट मैंने कंसीडर कर लिया है। और उसे मैं, ये मेरा पॉइंट है, उसे मैं थीटा पे जाके डी थीटा का भी कह सकता हूँ, ठीक है।
अगर मैं स्मॉल चार्ज ऑन द स्मॉल एलिमेंट लिखूं जिसे मैं डी क्यू लिख रहा हूं तो बच्चों वो हो जाएगा लैम्डा इंटू डी वाई। कैसे भाई, लैम्डा क्या होता है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। तो 1 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, लैम्डा। 2 यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज, लैम्डा इंटू 2। 3 यूनिट लेंथ अगर किसी की हो तो उस पर कितना चार्ज, लैम्डा इंटू 3। डी वाई लेंथ किसी की हो तो उस पर कितना चार्ज, लैम्डा इंटू डी वाई। ये आ गया हमारे पास डी क्यू। अब बच्चों मुझे क्या करना है, आपको इसी एलिमेंट को मैं दोबारा से फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूं। देखिए ना, ये पॉइंट है, ये डी थीटा था, ये थीटा है, ये पॉइंट है। अब हमें क्या करना होगा, ये y था और यहां से यहां तक dy था। आपने इसकी वजह से यहां एक छोटा सा de दिखा दिया। de क्या है, स्मॉल एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बच्चों पॉजिटिव चार्ज है ना इस एलिमेंट पर भी, तो पॉजिटिव से तो अवे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे लाइन ज्वाइनिंग पे है ना। तो मुझे बताओ अगर ये डिस्टेंस d है और ये DE हो गया, तो बताओ बच्चों कि ये वाला कंपोनेंट DE का और एक ये वाला कंपोनेंट DE का। बच्चों कंपोनेंट करने का विचार आपके मन में क्यों आएगा, यहां पर आप नोट्स बना लीजिए। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं आपको, जब भी बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ना, तो कंपोनेंट करने का विचार कब आता है, जब भी आपको लगे कि ऐसे स्मॉल एलिमेंट हम जितने भी मानेंगे, इस रोड पर बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करेंगे, इंटीग्रेशन का तो यही काम होता है, यही प्रोसेस है उस इंटीग्रेट करने का। तो ऐसे ऐसे स्मॉल एलिमेंट जब आप लिमिट्स पुट करेंगे, इसका मतलब एलिमेंट्स रोड पर बहुत सारे कंसीडर किए जाएंगे, तो बच्चों उस सारे एलिमेंट यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे इस पॉइंट पर, वो अलग अलग डायरेक्शन में होगा। जैसे इस एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, इधर कोई एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, इधर कोई एलिमेंट होगा तो उसकी वजह से ऐसे जाएगा, इधर होगा तो ऐसे जाएगा। अगर हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएगा और वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे केसेस में हमें डायरेक्ट वेक्टर एडिशन नहीं कर पाएंगे, हम कंपोनेंट्स करना चाहिए हमें, ठीक है। सारे वेक्टर एक डायरेक्शन में नहीं आएंगे ना, सब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे ना, क्योंकि एलिमेंट अलग अलग पोजीशन पे जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो उनकी वजह से आएंगे वो अलग अलग डायरेक्शन में आएंगे। ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, जब सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में ना आ रहे हो तो फिर हमें कंपोनेंट्स करने होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले एक इधर कंपोनेंट कर देंगे, इसका नाम DE पैरेलल। पैरेलल क्यों बेटा, रोड से पैरेलल है ना ये, और इसका नाम बेटा DE परपेंडिकुलर। ये क्या लिखा है सर, परपेंडिकुलर। ये आप जानते हैं यहाँ DE क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये इस छोटे से एलिमेंट की वजह से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका कंपोनेंट है। परपेंडिकुलर क्यों लिखा जा रहा है बेटा, क्योंकि रोड से परपेंडिकुलर जा रहा है ये। पैरेलल यहाँ क्यों लिखा, क्योंकि रोड से पैरेलल लिखा था यहाँ, ठीक है ना। अच्छा, अब आपको ये ट्रायंगल जो दिख रही है ना, इस ट्रायंगल में जाके आपको बताता हूं, थीटा, ये D है डिस्टेंस, ये थीटा है, तो बच्चों ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस और हाइपोटेन्यूज का यूज करेंगे तो हाइपोटेन्यूज निकलेगा D सीकेंट थीटा। आप देख लीजिए ना अच्छे से, ये ट्रायंगल अगर मैं दोबारा से बनाऊं तो ये वाला जो एलिमेंट है, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये वाला ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट माना था जो, उसके लिए जो ये डायमेंशन, ये जो साइड बन रही है ना बच्चों, ये साइड अगर मैंने निकाल के दिखाई है तो D सीकेंट थीटा आ रही है, ये वो पॉइंट है। चलिए ठीक है, अब हम DE लिख देते हैं। DE को क्या लिखेंगे हम, के छोटा सा पॉइंट चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितना है D सीकेंट थीटा, इसका स्क्वायर। तो बच्चों अगर मैं DE को एक्सपेंड कर दूं, K तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, हम पुट कर ही देंगे बाद में। DQ की जगह पर आप यहां से उठा के लाएंगे लैम्डा इंटू dy, पुट कर दें, लैम्डा इंटू dy अपॉन D का स्क्वायर अलग हो जाएगा और सीकेंट स्क्वायर थीटा अलग हो जाएगा। आप चेक करिए यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे। सब लोग अगर यहां तक पहुंच गए हैं तो अब वो जानते हैं कि ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये DE है तो इधर वाला कंपोनेंट DE cos थीटा आ जाएगा।
ऐसे ही बच्चों ये कौन सा आ जाएगा, डी ई साइन थीटा आ जाएगा। कितने बच्चे आप में से ये कंपोनेंट कर पा रहे हैं, यहां तक पहुंच गए हैं। देखो बच्चों, स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आया था डीई। एक बार फटाफट से रिवाइज करा देता हूं, डीई। फिर हमने क्या किया बच्चों, हमने देखा कि ऐसे ऐसे बहुत सारे एलिमेंट अगर हम कंसीडर करते हैं तो इस पॉइंट पे सबके इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब भी ऐसा कभी होता है कि एक पॉइंट पर सारे वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन में हो तो हमें कंपोनेंट की याद आती है, कंपोनेंट करना चाहिए। हॉरिजॉन्टल में सब अलग कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे और सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स को अलग से इंटीग्रेट कर देंगे हम, डीई। ठीक है, डीई की वैल्यू लिखी, पॉइंट चार्ज वाला रिलेशन लगा के k इंटू स्मॉल पॉइंट चार्ज की तरह इसे कंसीडर करेंगे एलिमेंट को, पॉइंट चार्ज की तरह, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर लगाया डीई। ये डी क्यू की वैल्यू पुट कर दिया आपने यहाँ से, लैम्डा इंटू डी वाई। उसके बाद बच्चों अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि हमने जो कंपोनेंट किए थे वो डीई परपेंडिकुलर आ गया कॉस वाला, और इधर आ गया डीई पैरेलल, जिसको रोड के पैरेलल दिख रहा था जो, वो डीई साइन थीटा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, इनको अलग से इंटीग्रेट करने वाला हूँ। इंटीग्रेशन क्या करता है, एडिशन का टूल है, ऐड करने का काम करता है। तो सारे एलिमेंट्स के ये पैरेलल वाले कंपोनेंट्स ऐड हो जाएंगे, उससे मुझे ई पैरेलल यानी रोड के पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, और उधर मुझे क्या मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड। आ जाइए भैया, तो मैं, आप इसे पॉज करिए, नोट कर दीजिए, मैं इधर से इरेज कर देता हूं। अब चलते हैं, ई पैरेलल कैसे निकलेगा, सारे डीई पैरेलल का इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ, डीई पैरेलल वाले कौन से हैं, साइन थीटा का इंटीग्रेशन। बच्चों कहाँ से कहाँ तक, आपको याद है अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था उसमें ऊपर वाली एंड लिमिट माइनस ये थीटा 1 थी। आप देखें, अगर ये डी था, ये पॉइंट था, ये एंगल थीटा 1 था, ये एंगल थीटा 2 था, ये पॉइंट था। बच्चों अब एक खास बात है, आप क्लॉकवाइज की जो एंगल होते हैं क्लॉकवाइज सेंस में उन्हें नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और जो एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं उन्हें पॉजिटिव। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, देखो यहां पर क्या हो रहा है, इस पॉइंट से ये रेफरेंस लाइन है, वो कौन है, रोड, ये कौन है, पॉइंट, ये कौन है, रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन से अपर एंड तक जाने में जो एंगल आ रहा है थीटा 1, आप देखिए ना, ये थीटा 1 कैसी सेंस में आ रहा है, क्लॉकवाइज, इसलिए थीटा 1 जो लिमिट पुट होगी नेगेटिव पुट करेंगे, क्लॉकवाइज सेंस है इसलिए एंगल नेगेटिव। और बेटा रेफरेंस लाइन से नीचे के एंड पर आने के लिए जो ये एंगल आ रहा है थीटा 2, कैसा है ये, बॉटम एंड के लिए एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इसलिए पॉजिटिव। तो चलिए फिर अब हम जो एंगल पुट करने वाले हैं, यहाँ लिमिट्स पुट करने वाले हैं, माइनस थीटा 1 से थीटा 2, ठीक है। डीई की वैल्यू वहां से ले आएंगे, के बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, डी स्क्वायर भी बाहर हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये सब बाहर करने से पहले मुझे वेरिएबल्स अंदर एक बार चेक कर लेने चाहिए, के लैम्डा डी वाई अपॉन डी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर थीटा। अब आप जानते हैं यहाँ पर वेरिएबल कौन कौन है, एक तो थीटा और एक वाई, दो दो वेरिएबल तो इंटीग्रेशन में कभी साथ नहीं चल सकते। हमें क्या करना होगा, यहाँ एक सिंगल वेरिएबल में इसे कन्वर्ट करना है। तो सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम यहाँ वेरिएबल कन्वर्जन कर देते हैं। वो कैसे करते हैं बच्चों, थीटा और वाई दो अलग अलग वेरिएबल हैं, तो क्या करें, एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करिए। मैथमेटिक्स का कोई लॉजिक लगाइए। ये ट्राइंगल देख रहे हैं आप, जी हाँ, ये डिस्टेंस कितना था, y, तो y और d में क्या रिलेशन है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो बच्चों क्या लिखे हम, y बाई d इज इक्वल टू tan थीटा। y क्या आ गया बच्चों, d tan थीटा। अगर मैं डिफ्रेंशिएट करता हूं बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा, dy d सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। बच्चों हुआ ना, dy बाई डी थीटा किया था मैंने, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट कर दिया, तो dy बाई डी थीटा, वो d थीटा इधर चला गया, d इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं, ये d कौन सा है, ये डिफ्रेंशिएशन वाला d नहीं है, ये d कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। और
बीच में ये डी कौन से हैं, ये डिफरेंशिएशन से आए हैं। आप इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिए बेटा, एक बार डिफरेंशिएट कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बन गया, इधर से डी चल गया tan थीटा का सीकेंड स्क्वायर थीटा, और ये वाला डी थीटा डिनोमिनेटर से इधर चला गया। सब लोग यहाँ तक पहुँचेंगे, एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए और अच्छे से लिख दीजिए। कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब आप जानते हैं कि यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, डी वाई हमने यहाँ पुट करना है, ठीक है। मैं इधर से इरेज करने वाला हूँ अब। तो बच्चों आपके पास ई पैरेलल क्या बन जाएगा? ई पैरेलल के लिए क्या बन जाएगा? के लैम्डा डी वाई की जगह पे डी सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, डिनोमिनेटर में क्या चल रहा है बच्चों? डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। बच्चों सीकेंड स्क्वायर थीटा से ये कैंसिल, एक डी से एक डी कैंसिल, लिमिट चल रही है माइनस थीटा 1 से थीटा 2। याद दिला दूं आपको, ये माइनस क्यों पुट किया था? जो क्लॉकवाइज सेंस में एंगल था इसलिए नेगेटिव था, वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस का एंगल था इसलिए पॉजिटिव। बच्चों के बाहर आ जाएगा, लैम्डा इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचा? डी ई साइन थीटा चल रहा है यहाँ साथ में, है ना। कैसे? ई पैरेलल वालों का इंटीग्रेशन में डी ई साइन थीटा था, तो यहाँ साथ में क्या चल रहा है आपके? साइन थीटा। तो अंदर क्या बच गया? साइन थीटा और एक डी थीटा, ये सब कैंसिल हो गया। एक डी ये वाला वो बाहर चल रहा है, ठीक है। लिमिट माइनस थीटा 1 से थीटा 2। बच्चों साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। तो चलिए फिर ई पैरेलल सॉल्व कर देते हैं। के लैम्डा बाई डी माइनस कॉस थीटा, और लिमिट पुट किया हमने माइनस थीटा 1 से थीटा 2, जो कि सॉल्व करने पर आ गया के लैम्डा बाई डी। अब इसमें आप जानते हैं कि माइनस कॉस, ये माइनस की वजह से मैं लोअर माइनस अपर भी कर सकता हूँ, ठीक है, या आप करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। क्या करेंगे अब बोलो? इस माइनस की वजह से बच्चों ये माइनस मैंने कॉमन निकाल लिया, या फिर माइनस अंदर देने के बाद अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट जो किया था साइन चेंज कर दिए उसके, क्योंकि ये माइनस था, ठीक है। कॉस ऑफ नेगेटिव थीटा क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री क्या कहती है? कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो क्या बन गया? के लैम्डा बाय डी क्या बन गया? कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। लीजिए ये आ गया अपना ई पैरेलल। ई पैरेलल समझे क्या? ई पैरेलल मतलब रोड के पैरेलल डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आ गया। सिमिलरली अब मैं ई परपेंडिकुलर निकाल देता हूं, आ जाइए। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा कंपोनेंट था हमारा ई परपेंडिकुलर, वो क्या था बच्चों? डीई कॉस थीटा से आ रहा था। डीई की वैल्यू क्या पुट करोगे? के लैम्डा, याद है आपको? डी वाई, और डीई के लिए नीचे क्या आ रहा था? डिस्टेंस, जो कि आपका आया था डी स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और साथ में इधर चल रहा था कॉस थीटा। आपने यहाँ पर डी वाई की वैल्यू पुट की थी, जो अभी डिफरेंशिएशन करके निकाली थी पहले। क्या पुट किया था? डी सीकेंड, याद है? डी सी tan का डिफरेंशिएशन किया था डी सीकेंड स्क्वायर थीटा, साथ में डी थीटा, ये डी वाई की जगह पे पुट होना था, है ना। तो चलिए ई परपेंडिकुलर क्या बन गया? के बाहर, लैम्डा बाहर। जब आपने पुट किया था तो नीचे एक डी बचेगा, है ना, जैसे वहां पर करके दिखाया था मैंने। सीकेंड स्क्वायर से सीकेंड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अंदर बचेगा बच्चों कॉस थीटा डी थीटा माइनस थीटा 1 से थीटा 2 लिमिट। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? साइन थीटा। तो साइन थीटा पे लिमिट पुट करोगे, साइन अपर लिमिट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन लोअर लिमिट, ठीक है। और साथ में क्या चल रहा है? के लैम्डा बाय डी, ये आ गया आपके पास ई परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर का क्या मतलब है बच्चों, रोड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये कंपोनेंट रोड से पैरेलल, रोड के पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा। चार्ज रोड की बात हो रही है, फाइनाइट रोड की बात हो रही है, ये रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बच्चों यहाँ ये जो डी दिखाई दे रहा है, डी कौन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द रोड। इसे आप पॉज करिए और अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सीबीएसई के लिए भी, और न्यूमेरिकल्स में भी ये बहुत काम आता है। मैं अभी आपको बताता हूँ कि किस टाइप के न्यूमेरिकल इसके ऊपर बन सकते हैं। आप ये आराम से नोट कर लीजिए, स्क्रीन को पॉज करिए और नोट कर दीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी आपने क्या सीखा है, कंक्लूजन ये है कि ये रोड के अपर एंड पे जो एंगल बन रहा है वो θ1 है, बॉटम एंड पर जो एंगल बन रहा है वो θ2 है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस d है, रोड के बारे में आपको लैम्डा दिया होता है, ये पॉइंट है, और इस पॉइंट पर दो दो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाले हैं। एक तो मान लीजिए रोड के पैरेलल आ रहा है ई पैरेलल, और एक रोड से परपेंडिकुलर आ रहा है ई परपेंडिकुलर। इसका आंसर क्या आया था बच्चों, k लैम्डा बाई डी। परपेंडिकुलर वाले में आपका साइन θ1 प्लस साइन θ2, याद है क्या। और जो पैरेलल वाला अभी निकाला था आपने इस साइड पर, k लैम्डा बाई डी cos θ1 माइनस cos θ2। कुछ समझ आ रहा है, मैं इसे थोड़ा सा नीचे करके बना देता हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए कि अब इस पॉइंट पर एक ई पैरेलल आ गया और एक इस पॉइंट पर एक ई परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, दोनों के आंसर्स आपने साइन θ1 साइन θ2 और cos θ1 cos θ2 के टर्म्स में याद कर लिए हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम इसे अप्लाई कैसे करते हैं न्यूमेरिकल्स में। आ जाइए, इनफाइनाइट रोड हो, चार्ज्ड इनफाइनाइट रोड, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, ये रोड ऊपर तक जा रही है, नीचे भी इन्फिनिटी तक जा रही है, ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। इस पॉइंट पर जो एक ई पैरेलल होगा उसके बारे में सोचें। आ जाइए, k लैम्डा बाई डी। अब जो अपर एंड का एंगल और लोअर एंड का एंगल बनता है, इनफाइनाइट है, तो ये जो रेफरेंस लाइन से एंगल बनेगा ये लगभग 180 हो जाएगा। ऐसे ऐसे आप देखेंगे तो रेफरेंस लाइन के साथ ये 90 एंगल हो जाएगा। ये रेफरेंस लाइन है, एंगल ऐसे बन जाएगा ऐसे 90, और नीचे वाला भी ऐसे ही 90। तो ई पैरेलल में क्या करेंगे आप, cos 90, ये cos θ1 माइनस cos θ2 करते हैं। तो θ1 और θ2 को अगर आप 90 पुट करेंगे तो बच्चों cos 90 0 होता है, इसलिए ये सारा रिजल्ट खत्म हो जाएगा। अब दूसरा क्या बचा आपके पास, ई परपेंडिकुलर। ई परपेंडिकुलर में क्या करते हैं, k लैम्डा बाई डी साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये एंगल 90 क्यों किया है हमने, इनफाइनाइट के लिए, आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे θ1 θ2 90 पुट करोगे तो ई परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा बच्चों, k लैम्डा बाई डी साइन 91 और ऐसे ही साइन 91 यानी कि 2, तो 2k लैम्डा बाय डी आ गया ना। तो एक इनफाइनाइट रोड की वजह से जो आंसर होते हैं उसमें एक कंपोनेंट तो खत्म हो जाएगा और एक कंपोनेंट बच जाएगा आपके पास 2k लैम्डा बाय डी। ऐसे ही बच्चों अगर ये फुल इनफाइनाइट रोड थी, मान लीजिए कोई सेमी इनफाइनाइट रोड आती है, सेमी इनफाइनाइट रोड, अब इसमें क्या करेंगे, आ जाइए, बस एंगल की वैल्यूज ही डिफरेंट हैं, बस थोड़ी सी आ जाओ। सेमी इनफाइनाइट रोड का मतलब होता है बच्चों की रोड का एक एंड तो इन्फिनिटी के लिए जा रहा होगा और एक एंड जो है उसके ठीक सामने आपका पॉइंट होगा। तो बच्चों रेफरेंस लाइन ये है, आप देखें अगर इधर ये पॉइंट है, ये रोड है, ये रेफरेंस लाइन है, तो एक पॉइंट से एक एंड के लिए तो रेफरेंस के ऊपर ही आ गया। हमें ज्वाइन करना होता है ना पॉइंट से वायर का एक एंड, रोड का एक एंड, वो तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है, यानी ये वाला एंगल तो 0 ही पुट हो जाएगा। अगर मैं इसे θ2 कहता हूं तो θ2 0 और θ1 90। अब आप यहां पर देखो एक एंगल 0 और एक एंगल 90, तो बच्चों यहां पर भी
जब 90 पुट करूंगा तो वो टर्म खत्म हो जाएगी, 0 पुट करूंगा cos 0 1 होता है ना, तो एक टर्म में मेरे पास 1 बचेगा और एक में cos 90 0, यानी कि k लैम्डा बाई डी पैरेलल वाला कंपोनेंट बच जाएगा। ऐसे ही परपेंडिकुलर वाले में भी एक एंगल 0 पुट होगा और एक एंगल 90, साइन 0 0 और साइन 90 1, तो फिर से k लैम्डा बाई डी बचेगा। इसका मतलब इस पॉइंट पर इस केस में दो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आ रहे हैं, कौन कौन से इस पॉइंट पर, एक तो E परपेंडिकुलर कितना k लैम्डा बाय डी और एक E पैरेलल कितना k लैम्डा बाय डी। बच्चों अब क्या होगा, रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, इनके बिल्कुल बीच में, कितना 90 डिग्री पर दो कंपोनेंट हैं, दो वेक्टर हैं, उनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा बच्चों, √2 टाइम्स ऑफ ईच वैल्यू, √2 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू कहाँ जाएगा, बिल्कुल 45 पर, एंगल बाइसेक्टर पर, है ना। वो सेमी इनफाइनाइट रोड का रिजल्ट है। उसमें एंगल कैसे कैसे पुट होते हैं, एक एंगल 0 डिग्री और एक एंगल 90 डिग्री। उसलिए आपका जो रिजल्टेंट फील्ड आता है वो इन दोनों का वेक्टर एडिशन आएगा, √2 टाइम्स ऑफ ईच वैल्यू 45 डिग्री के अलोंग जाएगा। और ये बेटा लॉन्ग इनफाइनाइट रोड है जिसमें दोनों एंगल कितने कितने पुट होते हैं, 90 डिग्री। आप अच्छे से देख लीजिए, कोई भी बात अगर इसमें आपको डाउट लगती है तो आप पूछ सकते हैं। ये बेटा सेमी इनफाइनाइट रोड और फुल इनफाइनाइट रोड इस कंसेप्ट का एप्लीकेशन है जो आज मैंने कंसेप्ट आपको सिखाया है। स्क्रीन को पॉज करिए और अच्छे से नोट डाउन कर दीजिए।